तो विद्यावृष्टि क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या बाबू? यूरोप में राष्ट्रवाद। और इस चैप्टर का जितना भी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो 2027 बिहार बोर्ड के परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो करने वाले सारे क्वेश्चन आज इस हम लोग वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? क्या क्वेश्चन बाबू? इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर इसको हम समझाते हैं। तो आप लोगों ने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, तो शुरू करते हैं हम लोग इसको। मेजनी इटली के एकीकरण के लिए प्रमुख नेताओं में से एक था। इटली के एकीकरण में जितने भी नेता योगदान दिए थे उनमें से एक कौन था? मेजनी था। और इसका जन्म 1805 में हुआ था। कब हुआ था? 1805 में हुआ था। वे इटली को छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ देखकर बहुत दुखी था। उस समय इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इसको देखकर जो मेजनी था बहुत दुखी था। और उसका सपना था कि जो इटली है, उसका क्या सपना था बाबू? कि इटली एक स्वतंत्र, एकीकृत और लोकतांत्रिक राष्ट्र बने। उसका क्या सपना था? एक इटली जो है एक स्वतंत्र, एकीकृत और लोकतांत्रिक राष्ट्र बने। मेजनी ने इसके लिए 1831 में यंग इटली नामक संगठन का स्थापना किया। तो इटली के नौजवानों को जगाने के लिए, उन्हें राष्ट्रवादी और राष्ट्र प्रेम भरने के लिए 1831 में क्या किया? यंग इटली नामक एक संगठन का स्थापना की। और इसका उद्देश्य था कि वहां के युवाओं को संगठित करके विदेशी शासन और छोटे छोटे राज्यों की व्यवस्था को समाप्त कर देना। तो उनका काम था, इस संगठन का काम था कि वहां के जितने भी नौजवान थे, जितने भी यंग है, जिस प्रकार आजकल जो हमारे देश में जेन जी चल रहे हैं, उस समय जो नौजवान थे उनको एकजुट करने के लिए यंग इटली नामक संस्था का बनाया। और इसका मेन उद्देश्य था कि वहां के जो नौजवान हो संगठित होकर विदेशी शासन को यहाँ से इटली से भगाएं और इटली जो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है उसको क्या करे? संगठित करे। और वो मानता था कि इटली का एकीकरण जो है इटली के जनता के इच्छा और संघर्ष से ही होना चाहिए। उसका मानना है कि अगर इटली का एकीकरण है तो इटली के एकीकरण के लिए वहाँ के जो जनता है, वहाँ का जो लोग है, वो अपनी इच्छा से वहाँ के क्या करे? एकीकरण करे। तो ये था इटली के एकीकरण में किसका योगदान? मेजनी का बाबू। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी के कार्यों का क्या करे? चर्चा करे। किसका चर्चा करे? गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करे। तो आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे, तो शुरू करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन। गैरीबाल्डी इटली के एक महान क्रांतिकारी और देशभक्त था। गैरीबाल्डी क्या था भाई? तो इटली के महान क्रांतिकारी और एक देशभक्त था। उन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक बहुत बहादुर सेनापति था। गैरीबाल्डी क्या था? एक बहादुर सेनापति था। क्या था? सेनापति था। और वो जनता में बहुत लोकप्रिय भी था। जो गैरीबाल्डी था एक सेनापति था और जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय था, क्योंकि एक अच्छा सेनापति था। गैरीबाल्डी ने रेड शर्ट, लाल कुर्ती नामक स्वयंसेवी सैनिकों की सेना बनाई। उसने क्या किया? इटली के एकीकरण के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम था लाल कुर्ती। और इसमें जितने भी सैनिक थे वे उसके साथ अपने सैनिकों के साथ इटली के एकीकरण के लिए निकल पड़ा। 1860 में गैरीबाल्डी ने लगभग 1000 सैनिकों के साथ सिसिली पर आक्रमण किया और वहां के शासक को हराकर सिसिली का कर लिया? अपने अधिकार में कर लिया। और इसके बाद दक्षिण इटली की ओर बढ़ा और नेपल्स पर भी क्या कर लिया? विजय प्राप्त कर लिया। तो अपने लाल कुर्ती संगठन के साथ 1000 सैनिक के साथ जब वो 1860 में निकला तो सिसिली पर विजय प्राप्त किया, नेपल्स पे विजय प्राप्त किया। गैरीबाल्डी के पास दक्षिण इटली के बड़े बड़े क्षेत्रों पर अधिकार हो गया। और गैरीबाल्डी देखते देखते क्या कर लिया? दक्षिण इटली के जितने क्षेत्र से लगभग बड़े बड़े उन पर अपना कब्जा कर लिया। इस प्रकार गैरीबाल्डी का जो इटली के एकीकरण में जो कार्य था हम लोग ने देखा। अच्छा, गैरीबाल्डी जो था 1862 में, कब बाबू?
1862 में जितना भी इटली के जीता हुआ क्षेत्र था, वहां के शासक विक्टर इमैनुअल को क्या कर दिया, सौंप दिया और अपना जीवन किसान के भांति जीने के लिए निकल पड़ा। तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? तो जर्मनी के एकीकरण का लेकर, जर्मनी के एकजुट करने के लिए बिस्मार्क ने कौन सा नीति अपनाया था बाबू, हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर। जर्मनी के एकीकरण के लिए ओटोमन बिस्मार्क, उसका पूरा नाम क्या है, ओटो वन बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। कौन सा नीति अपनाया था बाबू, रक्त एवं लौह का नीति। उसका विश्वास था कि जर्मनी का एकीकरण भाषणों और कूटनीति से नहीं बल्कि सैन्य शक्ति से और युद्ध के द्वारा किया जा सकता है। बिस्मार्क का मानना था कि भाषण से इटली का एकीकरण संभव नहीं है, उसके लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा। और उसके लिए क्या किया, लौह एवं रक्त का नामन, रक्त एवं लौह नीति का क्या किया, अवलंबन किया, उसको अपनाया। कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग को लिखने में काम आएगा। बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति को मजबूत किया। क्या किया बाबू, सैन्य शक्ति मजबूत किया। उन्होंने युद्ध और कूटनीति दोनों का प्रयोग किया। इटली के एकीकरण के लिए उसने युद्ध का भी सहारा लिया और कूटनीति का भी सहारा लिया। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के विरुद्ध युद्ध किया। किन किन से युद्ध किया, डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से, प्रूसिया से, फ्रांस से। किससे बाबू, फ्रांस से। इन युद्धों में प्रूसिया की विजय हुआ। अच्छा, जो था बिस्मार्क कहाँ का प्रधानमंत्री था, प्रूसिया का प्रधानमंत्री, कहाँ का, प्रूसिया का। और किन किन देशों के साथ युद्ध लड़ा था, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस के साथ। यह था जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की नीति। कौन सा नीति बाबू, रक्त एवं लौह की नीति। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और अंततः क्या किया था, वो सब रक्त एवं लौह नीति का जो के तहत जो इटली के एकीकरण के लिए निकला था बिस्मार्क, 1871 में जर्मनी का क्या कर दिया था, एकीकरण। किसका एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण किया था। किसका, जर्मनी का। अच्छा, इटली के एकीकरण में कौन लोग थे बाबू, मेजनी था, काउंट काबूर था, गैरिबाल्डी था, ये सब थे इटली के एकीकरण में। जबकि बिस्मार्क किसका एकीकरण किया था, जर्मनी का। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मेजनी कौन था? तो मेजनी कौन था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मेजनी इटली का एक महान राष्ट्रवादी नेता और क्रांतिकारी था। इटली का क्या था बाबू, एक महान राष्ट्रवादी नेता था, क्रांतिकारी नेता था। उसका जन्म 1805 में जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था, जेनेवा में। वह इटली को एक स्वतंत्र, एकीकृत और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना चाहता था। उस समय इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और कुछ क्षेत्रों पर विदेशी शक्तियों का अधिकार था। जो इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उन छोटे छोटे राज्य में बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो विदेशी राष्ट्रों के गुलाम थे, कुछ स्वतंत्र थे, राजा के गुलाम थे, लेकिन एकीकृत नहीं थे, अलग अलग थे। और मेजनी ने इटली के एकीकरण के लिए युवाओं को संगठित करना शुरू किया। और युवाओं को संगठित करने के लिए 1831 में यंग इटली नामक संस्था का क्या किया, स्थापना की। और इसका उद्देश्य इटली को एक स्वतंत्र, एकीकृत गणराज्य बनाना था। मेजनी का मानना था कि इटली के लोगों में राष्ट्रीयत्व का भावना पैदा करके ही एकीकरण किया जा सकता है। मेजनी का मानना था कि अगर इटली का एकीकरण करना है तो वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को क्या करना होगा, जागृत करना होगा, जगाना होगा। इस प्रकार मेजनी ने इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया। यह था मेजनी का कहानी। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? किसका बाबू, इटली तथा जर्मनी, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग इसके आंसर। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका मुख्यतः विरोधी की थी। क्या थी, विरोधी की। यह इनका कोई सहपाठी नहीं था और ना ही इटली और जर्मनी के तरफ से युद्ध लड़ रहा था, जबकि इनके खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। ऑस्ट्रिया यूरोप की एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्ति थी। ये यूरोप के कई देश थे, उनमें से एक जो ऑस्ट्रिया था, एक शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्ति था और उसने इटली के लोम्बार्डिया और वेनेशिया पर अपना अधिकार कर लिया था। 1800
जो 15 में वियना सम्मेलन हुआ, आप लोग जानते हैं वियना सम्मेलन, इस चैप्टर का फर्स्ट सेकंड पेज पे ही है। तो जो वियना सम्मेलन हुआ, ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिक था, वो इटली के जो दोनों क्षेत्र थे, लोम्बार्डिया और वेनेसिया, इस पर खुद का कब्जा कर लिया था और इटली के एकीकरण का विरोध कर रहा था। और जब भी इटली एकीकरण होना चाहता था, चाहे गैरिबाल्डी हो, चाहे मेजनी हो, कोई भी अगर इटली के एकीकरण का अगर बात कर रहे थे, चूंकि इनका दोनों पर कब्जा था उसका, लोम्बार्डिया और वेनेसिया पर, तो नहीं चाहता था इन क्षेत्रों को खोना और हमेशा उनके विरोधों को, उनका विरोध करता था, उनके आंदोलन को दबा देता था। लेकिन काउंट काबूर ने फ्रांस की सहायता लिया। किसका सहायता लिया? क्योंकि जो काउंट काबूर था एक कूटनीतिज्ञ था, उसको पता था कि किससे कब साथ लेना है और किसका कब विरोध करना है। तो काउंट काबूर ने फ्रांस की सहायता लिया और 1859-60 में, 59 या 60 में, 1800 बुक में दिया 1859-60 में ऑस्ट्रिया के साथ एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया? हरा दिया और लोम्बार्डिया पर अपना क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कौन? काउंट काबूर, फ्रांस का शासक। बाद में 1866 के ऑस्ट्रो प्रशिया युद्ध, अच्छा 1866 का जो युद्ध है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा युद्ध बोलते हैं? सेडोवा के युद्ध। कौन सा बाबू? कौन सा युद्ध बाबू? सेडोवा का। तो सेडोवा का जो युद्ध हुआ था 1866 में, इसमें ऑस्ट्रिया के क्या हो गया? हार हो गया। ऑस्ट्रिया को हरा दिया बुरी तरह से और उसके बाद वेनेसिया पर भी अपना क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और इस प्रकार जर्मनी में भी ऑस्ट्रिया का एकीकरण का विरोध था। जो जर्मनी था उसमें भी ऑस्ट्रिया का विरोध था, इटली में तो था ही और जर्मनी में भी था। तो जर्मनी और इटली दोनों मिलकर 1866 था बाबू, 1866 में ऑस्ट्रो प्रशियन, जिसको हम लोग सेडोवा के युद्ध बोलते हैं, इसमें ऑस्ट्रिया को बड़ी मार मारे, बड़ी कूटे इसको और अंततः ऑस्ट्रिया अपना हार माना और जो जर्मनी और इटली था दोनों अपने अपने क्षेत्र को उससे अपना आजाद कराए। और बिस्मार्क ने 1866 में ऑस्ट्रिया को हराकर जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। और बिस्मार्क 1866 में बिस्मार्क भी लड़ रहा था एक साइड से, और एक साइड से कौन लड़ रहे थे? इटली भी लड़ रहा था। किसके खिलाफ? ऑस्ट्रिया के खिलाफ। और दोनों ने मिलकर किसको हराया? तो ऑस्ट्रिया को हराया। जब ऑस्ट्रिया पराजित हुआ तो दोनों अपना अपना जो क्षेत्र ऑस्ट्रिया के कब्जा में था, दोनों लोग अपना अपना क्षेत्र लिए और एकीकरण का एक रास्ता और आगे बढ़ा। ये था इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। था ऑस्ट्रिया की भूमिका विरोध की भूमिका थी। किसका विरोध है? विरोध का। और जब तक कोई विरोध नहीं करता है तो घर परिवार में अगर कोई बाहर वाला विरोध करता है तो ऑटोमेटिक सारे घर के लोग क्या हो जाते हैं? एकजुट हो जाते हैं। तो ये जब जब विरोध कर रहा था इटली और जर्मनी में, जब जब हस्तक्षेप कर रहा था, तब तब इटली और जर्मनी के लोगों में एक राष्ट्रवादी प्रेम जग रहा था। और अंततः 1866 में दोनों इटली और जर्मनी मिलकर इतना कूटा इसको कि इन दोनों क्या किया? इटली और जर्मनी के जितने क्षेत्र थे उनको छोड़ के निकल गया वहां से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियों को बताइए। तो वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो आते हैं हम लोग। वियना कांग्रेस का आयोजन कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1815 में। कौन किया था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। कौन किया था? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन किया था? मेटरनिक। कब किया था? 1815। कब किया था बाबू? तो नेपोलियन के पराजय के बाद। जब नेपोलियन का पराजय हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ जिसको हम लोग वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि यूरोप में पुरानी राजशाही को क्या करना, जो पुराना राजशाही व्यवस्था था जिसको नेपोलियन ने ध्वस्त कर दिया था, उसको पुनः स्थापित करना। फ्रांस में बुर्बो वंश को पुनः सत्ता में स्थापित किया गया और उस समय फ्रांस का जो शासक बना बुर्बो वंश का, कौन बना बाबू? लुई 18वां। कौन बना? लुई 18वां। तो लुई 18वां उस समय फ्रांस का क्या बना? शासक बना। इनका एक मुख्य उद्देश्य था वहां की पुरानी राजशाही व्यवस्था को पुनः स्थापित करना, फ्रांस में बुर्बो राजवंश को स्थापित करना। अगला पॉइंट है यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित करना। दूसरा का उन लोगों का क्या उद्देश्य था? शक्ति संतुलन स्थापित करना, फ्रांस की शक्ति को नियंत्रित कर। चूंकि फ्रांस में क्रांति हुआ बहुत सारा, इसे वो लोग डर गए थे कि जो स्वतंत्रता की लहर है कहीं यूरोप में राजशाही खत्म ना कर दे। तो उन लोग क्या किया? फ्रांस के जो
ताकत है उसको कम किए। तो फ्रांस की शक्ति को क्या करना, नियंत्रित करना, और उसके लिए उसके चारों तरफ मजबूत राज्यों का निर्माण किए। और फ्रांस के चारों तरफ अपना अपना जो था, वियना कांग्रेस में जितने भी लोग थे मिलकर क्या किए, एक शक्तिशाली घेराबंदी किए, अलग अलग राज्य को लेकर वहां सैन्य शक्ति रखे कि जब भी फ्रांस अगर दोबारा ऐसा कुछ हरकत करेगा तो सारे लोग मिलकर उसको क्या करेंगे, दबाएंगे उसके विद्रोह को। तो ये था हमारा वियना कांग्रेस के 2 गो उपलब्धियां। अगला क्वेश्चन है बाबू, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? आखिर क्या कारण था कि जर्मनी एकीकरण नहीं हो पा रहा था? जिस प्रकार भारत आजाद होने में बहुत समय लगा, आखिर कुछ तो कुछ कारण था, अब आप लोग जानते हैं। उसी प्रकार जर्मनी के एकीकरण में भी कुछ ना कुछ बाधाएं थी। क्या बाधाएं थी हम लोग देखते हैं। तो जर्मनी के एकीकरण का जो बाधा था एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला बाधा है कि लगभग 300 कितना बाबू, लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या बटा हुआ था, जर्मनी। इन राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं थी। जर्मनी में अलग अलग लोगों के अलग अलग राजनीतिक विचार था, सामाजिक विचार अलग अलग था, सामाजिक परिवेश अलग अलग था, धार्मिक मान्यताएं अलग अलग थी। सब अपने अपने, जर्मनी के कुछ लोग धर्म के आधार पर एकीकरण करना चाहते थे, कुछ लोग अपने राजनीतिक आधार पर एकीकरण करना चाहते थे, कुछ लोग सामाजिक आधार, क्योंकि सब अलग अलग था, विषमताएं थी। तो यह भी एक कारण था जिसके कारण जर्मनी के एकीकरण हो रहा था। एक तो 300 छोटे बड़े राज्य में बटा हुआ था, एक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं थी। तीसरा का पॉइंट है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, राष्ट्र प्रेम बहुत कम था। वो अपने अपने साम्राज्य और अपने अपने राज्य के लिए लोग जी रहे थे, ना कि इटली, जर्मनी के एकीकरण के लिए, जर्मनी के लिए पूरा। अगला पॉइंट है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। हम लोग अभी देखें कि जर्मनी और इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, तो ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप कर रहा था। और ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था मेटरनिक, वो प्रतिक्रियावादी नीति हमेशा लगा रहा था, जिन कारण से जर्मनी का एकीकरण क्या हो जा रहा था, रुक जा रहा था। तो ये सारी बाधाएं थी जर्मनी के एकीकरण में। किसके एकीकरण में बाबू, जर्मनी के एकीकरण में। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बाबू, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया? क्या क्वेश्चन है बाबू हमारा, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया? तो देखते हैं। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन लुई फिलिप ने किया। कौन किया था बाबू, लुई फिलिप। कहाँ का शासक था, फ्रांस का। कहाँ का, फ्रांस का। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, किसको खुश करने के लिए, अपने विरोधियों को खुश करने के लिए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया, गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। गीजो कैसा प्रधानमंत्री था, कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों का विरोध था। जो गीजो था अपने क्षेत्र में ना तो आर्थिक सुधार करता था, ना ही सामाजिक सुधार, और ना ही वैधानिक विधि नियम कानून है उसमें कोई सुधार चाहता था। तो स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन कौन किया था बाबू, लुई फिलिप ने। किसके लिए, अपने विरोधियों को खुश करने के लिए। किसको प्रधानमंत्री बनाया, 1840 में गीजो को। तो ये 2-4 जो पॉइंट है कि लुई फिलिप ने किया, उसके लिए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, इन सब पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, और इन्हीं सब पॉइंट से क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर तैयार होगा। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है वियना कांग्रेस के क्या उद्देश्य था? अच्छा बाबू, जितना क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितना 2011 से 2026 तक जितना भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, वो सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, कि वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर। वियना कांग्रेस का उद्देश्य नेपोलियन द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त कर देना। जो नेपोलियन था, जो यूरोप में एक राजनीति का अलग नया दौर शुरू किया था, उस राजनीति को समाप्त कर देना, गणतंत्र और प्रजा की भावनाओं का विरोध करना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था वियना कांग्रेस का? कि जो गणतंत्र बनाने का होड़ लगा हुआ था हर देश में, राजतंत्र को समाप्त करने का जो होड़ लगा हुआ था, तो वियना कांग्रेस में ये हुआ कि राजतंत्र और
राजतंत्र को ऊपर रखा जाए और जो गणतंत्रवादी विचारधारा लोग हैं, प्रजातांत्रिक विचारधारा के जो भावनाएं आजकल जो उत्पन्न हो रही, उसको जल्दी से जल्दी क्या कर दिया जाए, दबा दिया जाए। यही वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य भी था। और पुराना व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना, वही राजशाही वाला पुराना जो व्यवस्था था कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा, मंत्री का लड़का ही मंत्री बनेगा, और कई वर्षों तक ना मंत्री के घर वाले चेंज होते हैं ना राजा, तो इससे प्रजा खासा टैक्स भरने के लिए होती थी। वही व्यवस्था लाना चाहता था कौन, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। कहा, कब, तो वियना कांग्रेस में। क्वेश्चन नंबर 10, जालबेरिन का गठन क्यों हुआ? जालबेरिन क्या है बाबू, हम लोग देखेंगे इसमें। तो क्वेश्चन है कि जालबेरिन का गठन क्यों हुआ, पूछा, सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जालबेरिन का गठन क्यों हुआ, तो चलो हम लोग देखते हैं। तो 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रासा के नेतृत्व में जालबेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया। क्योंकि जर्मनी का जब एकीकरण का बात हो रहा था, तो उस समय वहां के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, वकील, डॉक्टर, जितने भी पढ़े लिखे थे, साहित्यकार, लेखक, कवि, सब अपने अपने हिसाब से जर्मनी का एकीकरण में योगदान दे रहे थे। उसी समय जो जर्मनी के व्यापारी लोग थे, आर्थिक समानता के लिए, किसके लिए बाबू, आर्थिक समानता के लिए 1834 में एक संगठन किए। किसके नेतृत्व में, तो प्रासा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, प्रासा के नेतृत्व में। और उसी का नाम पड़ा क्या, जालबेरिन। क्या नाम पड़ा बाबू, जालबेरिन नामक आर्थिक संगठन बने। उस संघ ने जर्मनी क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। जो जालबेरिन संगठन बना, जो पुराना जर्मनी क्षेत्रीय आदत थे उनको कुचला गया और राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को क्या मिला, बढ़ावा मिला। किसका बढ़ावा मिला बाबू, राष्ट्रवादी प्रवृत्ति। तो जालबेरिन का गठन क्यों हुआ था, तो कब हुआ, सबसे पहले हुआ था कब, 1834 में। कौन किए थे बाबू, तो जर्मनी के व्यापारी लोग किए थे। क्यों किए थे, आर्थिक समानता के लिए। किसके लिए, आर्थिक समानता। ये 3 पॉइंट आपका इस क्वेश्चन का तुरंत आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। तो याद रखिएगा जालबेरिन कब हुआ था, 1834 में। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। कौन किए थे, जर्मनी के व्यापारी लोग किए थे। किसके लिए किए थे, आर्थिक समानता के लिए। किसके लिए बाबू, आर्थिक समानता के लिए किए थे। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, मेटरनिख युग से क्या तात्पर्य है। मेटरनिख युग से क्या तात्पर्य है, तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे, तो शुरू करते हैं हम लोग इसका आंसर। मेटरनिख युग 1815 से 1848 तक चला था। कब से कब चला था बाबू, सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि मेटरनिख युग कब से कब तक चला था। 1815 से 1848। मेटरनिख युग यूरोपीय इतिहास का वह काल है जब ऑस्ट्रियाई चांसलर मेटरनिख ने महाद्वीप की राजनीति पर पूर्ण वर्चस्व रखा था। जो मेटरनिख का जब युग चल रहा था, तो पूरे यूरोप में जितने भी देश थे, लगभग बहुत सारे देशों पर मेटरनिख का कब्जा था। और इतने देशों पर कब्जा था तो माना जाता है कि उस पूरा का पूरा जो समय है मेटरनिख का समय था, इसीलिए उसको मेटरनिख युग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेटरनिख युग बोला जाता है। वियना कांग्रेस के बाद मेटरनिख ने प्रतिक्रिया, जब वियना कांग्रेस कब हुआ था बाबू, 1815, सबको पता है 1815 में हुआ था। कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ, वियना में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, वियना में हुआ। तो जब हुआ तो मेटरनिख ने प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी, दमनकारी नीतियों के माध्यम से यूरोप में राजशाही, पुराने शासकों वंश और शक्ति संतुलन को बनाए रखने का प्रयास किया। जब वियना कांग्रेस हुआ तो यूरोप में ये क्या किया, प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी विचारधारा, दमनकारी नीति, ये सब लादना थोपना शुरू किया वहां के अलग अलग क्षेत्रों पर, और इस माध्यम से उस क्षेत्र को दबाना शुरू किया और पुरानी राजशाही व्यवस्था को लाने का प्रयास किया। कौन, मेटरनिख। तो मेटरनिख का शासन कब से कब, मेटरनिख युग कब से कब बाबू, 1815 से 1848। और इसका जो उस समय का नीति था क्या था, तो प्रतिक्रियावादी था, रूढ़िवादी था, दमनकारीवादी था, पुराने राजशाही व्यवस्था स्थापित करना चाहता था, लोकतांत्रिक भावना को दबाना चाहता था, राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना चाहता था। ये सारे घटना कब हुआ था, मेटरनिख युग में। कौन किया था, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। तो ये था हमारा मेटरनिख युग का तात्पर्य। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बाबू, यूरोप में राष्ट्रवाद को जगाने में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका थी। जो यूरोप में राष्ट्रवाद जब जगा तो उसमें नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था,
पूरे यूरोप में तो बहुत सारे अलग अलग, जैसे अगर बात करें हम लोग इटली का, तो इटली के एकीकरण के लिए मेजनी का, गैरीबाल्डी का हम लोग बात करते हैं। बिस्मार्क का बात करते हैं हम लोग जर्मनी के एकीकरण के लिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरोप में, पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का अगर जो आंदोलन भावना जगा, राष्ट्र प्रेम का भावना जगा, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद को जगाने में नेपोलियन बोनापार्ट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने फ्रांस में कई सुधार किए। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो फ्रांस में बहुत सारा सुधार किया। क्या किया बाबू? बहुत सारा सुधार किया। और नेपोलियन संहिता 1804 में लागू किया। 1804 में क्या क्या हुआ? नेपोलियन संहिता लागू किया। क्या किया? नेपोलियन संहिता लागू किया। इसके द्वारा कानून के सामने समानता, निजी संपत्ति की सुरक्षा तथा समानता विशेष अधिकारों को, तो जो नेपोलियन संहिता बनाया था 1804 में नेपोलियन ने, उसका मुख्य उद्देश्य था कानून के सामने समानता। कि भैया कानून के सामने सब क्या है? समान है। तो ये नहीं कि राजा का लड़का अगर मर्डर करेगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा और एक गरीब मर्डर करेगा तो उसको फांसी दे देना है। कानून के सामने क्या है बाबू? सब समान है। निजी संपत्ति की सुरक्षा। अगर कोई व्यापारी अपना व्यापार के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर रहा है तो उसका राजा उसका कोई छीनेगा नहीं। जितना टैक्स लेना है उतना उचित टैक्स, और उसके बाद सारा संपत्ति किसका? वो जो व्यापारी लोग हैं, क्योंकि उस समय व्यापारी के पास ही पैसा था। समानता विशेष अधिकारों को समाप्त किए गए। जो पुरानी विचारधाराएं थी, रूढ़िवादी जो विचारधाराएं थी, समांत प्रवृत्ति की जो विचारधारा था, उसको क्या कर देना? समाप्त कर देना। नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया वहां भी कई प्रशासनिक और सामाजिक सुधार लागू किया। क्योंकि नेपोलियन जिन जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया था, जिन जिन क्षेत्र पर कब्जा किया था, तो ऐसा ना था कि उनको कब्जा करके और उनका सारा संपत्ति ही सिर्फ लूट रहा था ना, वहां प्रशासनिक और सामाजिक सुधार लाया। उन क्षेत्रों में सामाजिक सुधार लाया, प्रशासनिक सुधार लाया जिन क्षेत्रों को नेपोलियन जीता हुआ था। इससे लोगों में स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद का भावना का विकास हुआ। जब नेपोलियन वहां बात कर रहा था एकजुट होने का, एक साथ अच्छे से रहने का, तो लोगों के अंदर एक भावना जगा स्वतंत्रता का। लोगों को लगे ये शासक तो हमें अच्छे से रहने का, अच्छे खाने का बात कर रहा है। लेकिन नेपोलियन का काम क्या था? अपना साम्राज्य बढ़ाना। लेकिन साम्राज्य बढ़ाने का मतलब ही नहीं था कि सिर्फ लूटना। वो वहां के लोगों पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देता था, और जिससे वहां के लोगों में स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद का भावना का भी विकास हुआ। हालांकि बाद में नेपोलियन की निरंकुश और साम्राज्यवादी नीतियों ने यूरोप के लोगों में उसके विरोध की भावना पैदा हुई। लेकिन लास्ट में आते आते क्या हुआ कि नेपोलियन के अंतर्गत भी निरंकुशता का भावना जग गया। साम्राज्यवादी नीतियों का किसी भी तरह से साम्राज्य को बढ़ाना, जबरदस्ती लूट के किसी भी तरह से, लास्ट में उसके भी अंदर यही आ गया था कि साम्राज्यवादी नीति हमारा साम्राज्य को बढ़ाना है कैसे भी। और इससे क्या हुआ कि यूरोप के जितने भी लोग थे उनमें नेपोलियन के प्रति धीरे धीरे विरोध का भावना उत्पन्न होने लगा। और इस विरोध ने विभिन्न देशों में राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावनाओं को और मजबूत किया। जब नेपोलियन के प्रति लोगों में आक्रोश उत्पन्न होने लगा तो लोग एकजुट होंगे। जब एकजुट होंगे तो राष्ट्रवादी भावना जगेगा। भाई नेपोलियन को अगर भगाना है अपने देश से तो सबसे पहले देश के नागरिकों को तो एकजुट होना होगा ना। तो इसी जब नेपोलियन के जो साम्राज्यवादी नीति जब हुआ, निरंकुशता का जब विचार होना शुरू हो गया नेपोलियन का, तो सारे लोग उससे परेशान होने लगे और धीरे धीरे एकजुट होकर अपने अपने देश से उसको क्या करने लगे? भगाने की बात करने लगे। और इस दौरान वहां में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावना का क्या हुआ? मजबूत हुआ। तो ये था बाबू हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन 1 से 12 तक जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग जितना क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा हुआ था, हमने एक कर क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। आगे हम लोग देखेंगे इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या बाबू? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें आप लोग की पॉइंट याद रखिएगा। जैसे अगर बात किया जाए किसी भी क्वेश्चन का आप लोग लेंगे, जैसे मेटरनिटी के युग का जो क्या तात्पर्य, तो इसका की पॉइंट क्या है? सबसे पहले कि 1815 से 1848 तक जो इसका क्या था? मेटरनिटी युग था। वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, निरंकुश था, रूढ़िवादी था, दमनकारी था। बस इतना 4 से 5 पॉइंट याद रखना है और इसको अपने माध्यम से बना के क्या करना है? आंसर तैयार करना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का हमेशा याद रहेगा, रटने वाली प्रक्रिया कोई नहीं होगी। तो 12 क्वेश्चन हम लोग देखें।
अब देखते हैं हम लोग आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यूनानी पहला प्रश्न क्या है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। क्या जी? तो जो हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए इतना आज के लिए रहने देते हैं, आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। यदि हमारा जो वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का फायदा आप और आपके दोस्त भी उठा सके। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के